आजादी के बाद भारत दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। लेकिन वह पाकिस्तान सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम और पूर्व दोनों साइड में बैठा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आज जो बांग्लादेश है वह कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और वहां पर पाकिस्तान की एक रणनीतिक बढ़त थी, क्योंकि वह भारत को दो तरफ से घेरने की स्थिति में था। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को ही रणनीतिक बढ़त नहीं थी, बल्कि 1958 में एक ऐसा मौका भारत को भी मिला कि वह पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान का रीजन है आज, जिसे हम लोग ग्वादर बंदरगाह के तौर पे जानते हैं, जहां पर कि चाइना अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक ग्वादर पोर्ट बना चुका है, वह ग्वादर पोर्ट कभी भारत को खरीदने के लिए ऑफर किया गया था। लेकिन भारत ने उस ग्वादर पोर्ट को खरीदने से इनकार कर दिया और वह क्षेत्र फिर बाद में रणनीतिक रूप से, जो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उसे पाकिस्तान को बेच दिया गया। आजादी के बाद भारत ने अपनी जब विदेश नीति तैयार की तो उस विदेश नीति में दो बातों का मुख्य ध्यान रखा गया। एक, कि हम अपने पड़ोसियों के साथ उदारपूर्वक व्यवहार करेंगे, और दूसरा, कभी भी हम आक्रामक पॉलिसी की अख्तियार नहीं करेंगे, आक्रामक विदेश नीति अख्तियार नहीं करेंगे। और इसी दो पॉलिसीगत नीतिगत बातों के चलते भारत ने दो बड़ी भूलें की। और वो दो भूलें कौन कौन सी थी? वो दो भूलें थी कि ओमान के ग्वादर बंदरगाह, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ग्वादर बंदरगाह किसका था? ओमान का। इस ग्वादर बंदरगाह के ऑफर को ठुकरा देना और उसे पाकिस्तान के पास जाने देना। सोचिए, आज जो ग्वादर बंदरगाह इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर चाइना अपना पोर्ट बना रहा है और भारत को घेरने के लिए अपनी रिंग फेंस पॉलिसी में वह एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह समझता है। भारत जो कि चाइना को घेरने के लिए हिंद महासागर में काफी रणनीतिक बढ़त में है, लेकिन सिर्फ ग्वादर पोर्ट के वजह से भारत की रणनीतिक बढ़त कमजोर पड़ जाती है। और कभी ऐसा था कि यह ग्वादर पोर्ट, चूंकि वह ओमान का एक क्षेत्र हुआ करता था, ओमान ने उसे भारत को बेचने की ऑफर करी थी, पेशकश करी थी, लेकिन भारत ने वो पेशकश ठुकरा दिया। अंततः ओमान को वह पोर्ट या वह एरिया पाकिस्तान को बेचना पड़ा और आज पाकिस्तान और चीन मिल करके उस पोर्ट का इतना फायदा उठा रहे हैं और भारत को रणनीतिक रूप से घेरने में सफल रहे हैं। एक दूसरी गलती भारत ने करी थी, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता को लेकर के भारत ने जो पाकिस्तान के साथ उदारता दिखाई, दरअसल विदेश नीति जब आप बनाते हैं तो विदेश नीति में आदर्श का समामेलन बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं होता है, आपको यथार्थवादी होना पड़ता है। लेकिन भारत इन दोनों मुद्दों पे अति आदर्शवादी होकर के और सिंधु जल समझौता करते समय भी पाकिस्तान को उदारता पूर्वक ऐसी पाकिस्तान के साथ संधि की गई जिससे कि आज तक भारत का एक बड़ा हिस्सा जलाभाव से प्रभावित है और पाकिस्तान रणनीतिक रूप से, जहां पर कि पाकिस्तान को कमजोर होना चाहिए था, वहां पर पाकिस्तान बढ़त की स्थिति में है। इन दोनों मुद्दे को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इतिहास में। ये देखिए ग्वादर बंदरगाह है, यहां आप लोगों को दिख रहा है, ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है और यहां पर ईरान का चाबहार पोर्ट है जो कि भारत विकसित कर रहा है इसको। ये ग्वादर पोर्ट है जिससे कि लेकर के चाइना अपने यहां से भारत के पीओके एरिया से होते हुए और यहां तक सड़क और रेल मार्ग से इसको जोड़ रहा है, ताकि भारत उसको जो इंडियन ओशन में घेर सकता है, उसके इंडियन ओशन से होने वाले समुद्री व्यापार को प्रभावित कर सकता है, उससे बचने के लिए यह एक रास्ता बन जाए। यह अरब सागर का ग्वादर एक बंदरगाह है और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित है, उसके दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। समुद्र में अगर इसका हम लोकेशन देखें तो ये ओमान के जस्ट सामने है, ठीक है, ईरान के सीमा के एकदम नजदीक, यहां पर ईरान का बॉर्डर है, यहां से सटा हुआ है। और फारस की खाड़ी जो ये गल्फ ऑफ पर्सिया है इसके जस्ट सामने है। मतलब कुल मिलाकर के कि ग्वादर पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण साउथ वेस्ट में
साउथ वेस्ट एशिया के रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन पर अवस्थित है। जो ग्वादर पोर्ट था यह एक गहरे पानी का बंदरगाह हुआ करता था और भारत को भी आजादी के बाद भारत के पास गहरे पानी के बंदरगाह बहुत कम थे, इसीलिए भारत को भी खोज थी कि हमें एक गहरे पानी का बंदरगाह मिल सके जिससे कि हमारे बड़े बड़े जहाज भी वहां पर आकर के रुक सके। इसीलिए आजादी के तुरंत बाद भारत ने विशाखापत्तनम पोर्ट को डेवलप करने का फैसला लिया। ये उस समय एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था और उसकी लागत भी बहुत अधिक थी। तो इसीलिए भारत को भी एक ऐसा गहरे पानी का बंदरगाह भारत के आसपास के निकट के क्षेत्रों में चाहिए था जिससे कि भारत विदेशी व्यापार में अपनी वस्तुओं को आसानी से अपने पास पहुंचा सके। अब ऐसे में ही अगर हम ग्वादर पोर्ट का रणनीतिक लोकेशन देखें तो देखिए ये क्या है, ये वेस्ट एशिया के एकदम मुहाने पे है, सेंट्रल एशिया से एकदम सटा हुआ है और साउथ एशिया से भी सटा हुआ है। मतलब कि यहां पर वेस्ट, सेंट्रल और साउथ तीनों एशिया के तीनों भाग यहां पर आकर के मिल जाते हैं। इतनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका इसकी थी, इसकी लोकेशन थी। हम सभी जानते हैं कि 2013 में पाकिस्तान ने इस ग्वादर पोर्ट को चीन को सौंप दिया, बेच दिया और चीन ने यहां पर अपनी विशेषज्ञता और अपना पैसा लगा करके यहां पर पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट इसको डेवलप कर दिया। कराची के बाद लगभग यह दूसरा भी हो जाएगा, सबसे बड़ा पोर्ट ये बन जाने वाला है, दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। चाइना इसके लिए लगभग 46 अरब डॉलर का जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको डेवलप कर रहा है। आप लोगों को दिख रहा है ये लोकेशन, यहां पर 46 अरब डॉलर लगा करके चाइना इसमें CPEC डेवलप कर रहा है। और ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड है उसका ये पार्ट है, प्रोजेक्ट है। कितना महत्वपूर्ण था ये कि अगर यह भारत के पास होता तो भारत रणनीतिक रूप से पाकिस्तान के पूरब में भी स्थित होता और पाकिस्तान के पश्चिम में भी स्थित होता और साथ ही कराची पोर्ट को काउंटर करने के लिए हमारे पास यहां से मुंबई पोर्ट और ग्वादर पोर्ट दोनों उपलब्ध होते। पाकिस्तान को समुद्री क्षेत्र में भारत कहीं भी नहीं जाने देता, आसानी से घेर चुका होता। ये पूरी लोकेशन है, दुनिया में आप देख सकते हैं इस पोर्ट को। अब ये तो जब हम भारत आजाद हुआ तो जो ग्वादर पोर्ट का एरिया था, ये यहां पर ब्रिटिशर्सों का, अंग्रेजों का स्वामित्व नहीं था, बल्कि ग्वादर पर मस्कट और ओमान की सल्तनत का कब्जा था। जो ओमान के शासक हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, उनका यहां पर ग्वादर पोर्ट पर कब्जा हुआ करता था। ये उनका महत्वपूर्ण पोर्ट माना जाता था। दरअसल ये ओमान के सुल्तान को 1783 में कलात के खान के द्वारा उपहार में दिया गया था। कलात, उस क्षेत्र को कलात कहा जाता है, जो आज बलूचिस्तान का जो दक्षिणी भाग है उसे कलात कहा जाता है। और वहां एक शासन हुआ करता था, कलात खान शासन हुआ करता था। तो खान ने वह पोर्ट ओमान के सुल्तान को उपहार के तौर पर दे दिया था और ओमान अब उसको समुद्री व्यापार के लिए यूज करता था। भारत के साथ ओमान के संबंध बहुत अच्छे थे। आजादी के बाद भी भारत के साथ ओमान के संबंध अच्छे थे, क्योंकि भारत उस समय जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे उनको लेकर के आगे बढ़ रहा था। तो भारत के साथ जो वेस्ट एशिया के देश हैं उनके संबंध भारत के साथ लगभग अच्छे ही थे। तो ओमान के सुल्तान ने भारत को सिर्फ 10 लाख अमेरिकी डॉलर में ग्वादर को बेचने का ऑफर दिया। यह बात हो रही है 1957 की। 1957 में जब ग्वादर के सुल्तान ने भारत को यह पोर्ट बेचने का ऑफर दिया तो 10 लाख डॉलर में वो ऑफर भारत को दिया गया, क्योंकि भारत काफी फ्रेंडली कंट्री था। तो अब उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें इस बंदरगाह की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस बंदरगाह का क्या करेंगे हम? ये भारत में तो है नहीं है, पाकिस्तान में है। हम पाकिस्तान में एक बंदरगाह लेकर के क्या करेंगे? और उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हमारी रणनीति
उदार विदेश नीति के संदर्भ में है। हम पाकिस्तान के संदर्भ में कोई भी आक्रामक विदेश नीति अख्तियार करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम इस महत्वपूर्ण पोर्ट को भी खरीदने को इच्छुक नहीं है। और यह महत्वपूर्ण पोर्ट जो कि रणनीतिक स्थान पर था, जहां से कि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सकता था, उसको भारत सरकार ने अपने हाथों से फिसल जाने दिया। और यह तब था, यह बात हो रही है कब की, 1958 की, जबकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत ही कटु थे। 47-48 में ऑलरेडी हम एक कश्मीर के क्षेत्र में एक युद्ध लड़ चुके थे। उसके बाद भी लगातार सीमा विवाद बना रहता था, लगातार युद्ध चल रहा होता था। उस समय युद्ध नहीं कहे तो छद्मवार चल रहा होता था, संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। और ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान के एक बड़े क्षेत्र में जहां पर कि हमारी एक बढ़त हो सकती थी, उस बढ़त को भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। जब भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया तो चूंकि ओमान के सुल्तान को यह पोर्ट बेचना ही था, तो उन्होंने फिर यह ऑफर पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन उन्होंने 8 सितंबर 1998 को पाकिस्तान को यह ऑफर दिया, लेकिन ध्यान रखना है पाकिस्तान को यह ऑफर भारत को दिया गया था, तो भारत को सिर्फ 10 लाख अमेरिकी डॉलर में यह ऑफर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने 30 लाख अमेरिकी डॉलर का ऑफर दिया कि 30 लाख अमेरिकी डॉलर में अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। और पाकिस्तान ने 30 लाख अमेरिकी डॉलर लगा करके और ग्वादर पोर्ट को खरीद लिया। भारत को 3 गुना कम अमाउंट में वह ऑफर किया जा रहा था, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी भारत ने वो ऑफर लेने से रिजेक्ट कर दिया था। अब आते हैं कि क्या महत्व था उस बंदरगाह का। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि पाकिस्तान में हमारे लिए जो गहरे पानी का बंदरगाह है, उस बंदरगाह का हमारा कोई काम नहीं है। अब ये तो खैर एक आर्थिक समझ का अभाव कह सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया के देश चाहते हैं कि अलग अलग दुनिया के क्षेत्र में उनका पोर्ट हो, उनका सैनिक अड्डा हो। लेकिन उस समय भी, और अमेरिका का सैनिक अड्डा उस समय भी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में होता था, यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन भारत ने इसको जाने दिया। और अगर यह कहें कि यह जगह गहरे पानी वाली बंदरगाह के रूप में काम की नहीं है अगर भारत की, तब भी भारत को वह क्यों लेना चाहिए था, क्योंकि इससे पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अब आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा था, कश्मीर विवाद चल रहा था। इधर गुजरात के क्षेत्र में भी सरक्रीक का सीमा विवाद पाकिस्तान के साथ चल रहा था, ठीक है। समुद्र में भी समुद्री सीमा निर्धारण को लेकर के विवाद चल रहा था। इधर लगातार आजादी के लगभग 10 साल 12 साल तक हिंदू मुस्लिम दंगे भी सीमावर्ती क्षेत्रों में होते रहते थे और पलायन भी जारी था, तो यह भी एक समस्या थी। ऐसे में पाकिस्तान भारत को घेरने की अपनी रणनीति बनाए हुए था, लेकिन भारत जब इतने अधिक विवाद आपके साथ हैं किसी के, तो बाद में अगर जब भी फैसला होगा तो आप अगर रणनीतिक बढ़त में रहेंगे तभी आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। यह बात तत्कालीन भारत के जो मंत्रिमंडल के लोग थे वो समझने में असफल रहे, क्योंकि अगर ग्वादर पोर्ट भारत के पास होता तो भारत उसे कश्मीर के साथ सौदेबाजी के एक उपकरण के तौर पर प्रयोग कर सकता था, लेकिन वह भारत के हाथ से निकल गया। और ओमान के सुल्तान की ओर से यह जो अनमोल उपहार भारत को देना था, उसको भारत ने अपने हाथ से छिटक जाने दिया। तो यह एक ऐसी भूल थी जिसने कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर एक जो रणनीतिक बढ़त बना सकता था, साथ ही समुद्री व्यापार के लिए भी आज जो भारत बंदरगाह के लिए श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर डिपेंड होता है, कभी ईरान के चाबहार बंदरगाह पर डिपेंड होता है, ये स्थिति नहीं होती और भारत चाबहार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह ग्वादर पर अपना पोर्ट बना करके वहां पर एक अच्छी बढ़त में होता, अपने समुद्री व्यापार में वहां पर एक अच्छा रणनीतिक और आर्थिक लाभ ले सकता था। लेकिन यह भारत के हाथ से निकल गया। दूसरी एक भूल थी सिंधु जल संधि। आप सभी जानते हैं कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के
मीडिएशन के माध्यम से। विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक मध्यस्थता करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच जो नदियां बहती थीं उनके जलों के विभाजन के लिए, जलों के बंटवारे के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाया। भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर के उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसके जो प्रोविजंस थे वो अल्टीमेटली बड़े स्तर पर पाकिस्तान के पक्ष में थे, और यह बात भारत जानते हुए भी उस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका था। एक अमेरिका के डेविड लिलियथन, ये वहां के यूएसए के एक बड़े टेनेसी वैली के हेड हुआ करते थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जब सिंधु जल संधि हुई, तो उसी के समय उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये उनका स्टेटमेंट है कि बमों और गोलीबारी के जरिए कोई भी सेना किसी जमीन को उतने अच्छे से तबाह नहीं कर सकती जितना भारत द्वारा पाकिस्तान को जाने वाले उन जल स्रोतों को बंद करके एक साधारण कदम से पाकिस्तान को किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि बम और गोले ये चला करके एक सेना, एक मजबूत सेना एक दूसरे देश को उतना प्रभावित नहीं कर सकती जितना कि भारत सिर्फ पाकिस्तान के जल स्रोतों को बंद करके पाकिस्तान को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों और खेतों को हरा भरा जो रखते हैं उसका पूरा स्रोत जो है, उसका पूरा जो रास्ता है वह भारत के पास है। मतलब कि जो सिंधु नदी से, सिंधु और उसकी सहायक नदी से जो जल बहता है उस पर अगर भारत का प्रभाव रहेगा, भारत का उस पर आधिपत्य रहेगा, तो भारत जब चाहे पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। यह बात एक अमेरिकी व्यक्ति को समझ में आ गई थी। एक वर्ड आता है एक्वा बम। एक्वा बम का मतलब होता है जल का अपने रणनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना। ठीक है, अब ये वास्तव में भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार था, अभी भी है हालांकि, लेकिन अभी हम संधिबद्ध हैं। ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र होने के चलते भारत सिंधु बेसिन में बहने वाली 7 नदियों के बहाव को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। सोचिए, सिंधु नदी बेसिन में भारत ऊपर था, ये देखिए ये सब नदियां भारत से होकर के पाकिस्तान में बहती हैं। अगर भारत इन बहाव को कंट्रोल कर लेता तो पाकिस्तान को जब चाहता भारत तब पाकिस्तान को घुटनों पर ला देता। इन नदियों के बहाव को कंट्रोल करने के नाम पर भारत कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी कर सकता था। अब ये जो सिंधु नदी और उसकी जो सिंधु तंत्र की 6 नदियां हैं, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियां और प्लस एक सिंधु, इन 6 नदियों के बंटवारे को लेकर के 1960 में भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुई, और इस संधि में भारत ने पर्याप्त से कहीं अधिक पानी पाकिस्तान को देने पर हामी भर दी। अब वो पानी क्या था, उसमें संधि में प्रोविजन किया गया कि जो 3 प्रमुख नदियां हैं जिनमें कि ज्यादा पानी, बहुत अधिक पानी बहता है, और वो 3 प्रमुख नदियां थी सिंधु, झेलम और चेनाब। सभी जानते हैं कि सिंधु नदी में ही सबसे अधिक जल बहता था, सबसे बड़ी नदी थी। झेलम नदी में भी, चूंकि वो हिमालय से उतरती थी और बहुत बड़े जल स्रोत से निकलती थी, तो उसमें भी पर्याप्त पानी बहता था। तो सिंधु, झेलम और चेनाब जो तीनों कश्मीर क्षेत्र में भारत की नदियां थी, इन तीनों के बंटवारे में प्रोविजन किया गया इस संधि में कि सिंधु, झेलम और चेनाब के 80% जल को पाकिस्तान उपयोग करेगा। अब सोचिए, जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल बहता है उन नदियों का 80% जल पाकिस्तान को दिया जाएगा। यह एक ऐसी गलती थी, 80% जल पाकिस्तान को दे देना और सिर्फ 20% भारत के लिए रखना। यहां तक कि इसके बदले में भारत वही है कि जम्मू और कश्मीर विवाद को निपटाने की भी सोच सकता था, यह रणनीतिक लाभ ले सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं सोचा। भारत का यह जो कदम था
जिसमें कि विश्व बैंक जो था अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा अपने हिसाब से चलाया जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें कि अमेरिका चाहता था, हम सभी जानते हैं कि आजादी के साथ ही जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू का झुकाव सोवियत संघ की ओर था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विचार से समाजवादी थे और समाजवाद का गढ़ उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, तो जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की ओर झुके हुए थे। और ऐसे में जो पाकिस्तानी सरकार थी वह अमेरिका के साथ चली गई। तो अब पाकिस्तान के हितों के लिए अमेरिका जहां भी अवसर मिलता पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करता था। और इसीलिए कश्मीर मुद्दा को जब यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया तो वहां भी कश्मीर मुद्दे को अमेरिका और उसके अलाइड मित्रों ने पाकिस्तान के सपोर्ट में बहुत सारे प्रयास किए। भारत ने फिर सिंधु जल संधि के बंटवारे में भी विश्व बैंक को मध्यस्थ बना करके यही गलती कर दी, क्योंकि विश्व बैंक बेसिकली उस समय अमेरिका का एक मोहरा था और विश्व बैंक ने अमेरिकी मोहरे के रूप में ही काम करते हुए और अधिकांश जल के पाकिस्तान जाने के बारे में उसको एकदम निश्चित किया कि अधिकांश जल पाकिस्तान की ओर चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भारत जो कि रणनीतिक लाभ की स्थिति में होता, उसने इस वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन के चलते भारत अपना 3 सबसे प्रमुख नदियों का 80% जल पाकिस्तान को देने के संधि पर हस्ताक्षर कर गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सन 1960 में हुई भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि 1954 में हुए भारत चीन के पंचशील समझौते के समानांतर है। मतलब कि जो गलती भारत ने सिंधु जल संधि में पाकिस्तान को बढ़त देकर करी, वही सेम गलती भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता करके 1954 में करी थी। और दोनों में भारत ने बहुत उदारता दिखाई और बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन बदले में भारत को कुछ मिला नहीं। मतलब कि पंचशील समझौते में भी भारत ने चीन को दिया, क्या दिया? तिब्बत का सोवरेनिटी दिया कि तिब्बत पे आप कब्जा करिए, हम आपके बारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान को क्या दिया? बहुत बड़ा जल क्षेत्र दिया। लेकिन भारत को क्या मिला? क्या चीन से कोई एग्रीमेंट ऐसा मिला जिससे कि भारत की सीमा की सुरक्षा हो सके? आज तक चीन समस्या बना हुआ है। पाकिस्तान से कुछ मिला? नहीं मिला। पाकिस्तान आज तक सीमा विवाद बढ़ाए हुए है। और भारत सिंधु जल संधि और पंचशील एग्रीमेंट दोनों में अपने पड़ोसियों को देने के लिए उदार बना रहा। और उदारता भी ऐसी कि पंचशील एग्रीमेंट में एक देश तिब्बत पर एक दूसरे देश के कब्जा को, एक साम्राज्यवादी कब्जा को भी भारत ने स्वीकार कर लिया और तिब्बत को चीन का आंतरिक अंग मान लिया। तो इस तरीके से भारत यहां भी जो सिर्फ दे रहा था, लेने के लिए भारत ने कुछ भी प्रयास नहीं किए और परिणाम रहा कि भारत सिंधु जल संधि में एक जो रणनीतिक बढ़त ले सकता था, कश्मीर मुद्दे का समाधान कर सकता था, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद का समाधान कर सकता था, वह करने में असफल रहा। ब्रह्मा चेलानी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये विदेश नीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। इन्होंने इस मुद्दे पर लिखा है, ये उनका स्टेटमेंट है, मैं यहां पे कोट कर रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने तब जम्मू व कश्मीर के हितों की अनदेखी की। अब यहां पर जम्मू कश्मीर के हितों की अनदेखी कैसे की गई भाई सिंधु जल संधि में? तो ये आगे लिखते हैं, और काफी हद तक पंजाब की भी, और पंजाब के हितों की भी अनदेखी हुई। कैसे? कि जब 1960 में उन्होंने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों में से 3 सबसे बड़ी नदियों को विशेष रूप से नीचे की ओर स्थित पाकिस्तान के लिए छोड़ने पर सहमति जता दी। ये आगे लिखते हैं कि प्रभाव में भारत ने एक असाधारण संधि पर हस्ताक्षर किया। एक ऐसी संधि जो कि साधारण संधि नहीं थी, 2 बराबर देशों के बीच में नहीं थी, 2 बराबर मुद्दे पर नहीं थी, एक असाधारण संधि थी, एक पक्षीय संधि थी, जिसमें कि विश्व बैंक ने पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने का प्रयास किया था और भारत ने उस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसमें लिखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र के 80.52% पानी को अनिश्चित काल के लिए विशेष रूप से सिर्फ पाकिस्तान के लिए छोड़ने का प्रावधान था, और यह आधुनिक विश्व इतिहास का अब तक का सबसे उदार जल समझौता है। कहते हैं कि आधुनिक विश्व इतिहास में इससे ज्यादा जो जल समझौता
वैसा कोई उदार जल समझौता हुआ ही नहीं है कि इसमें एक देश ने दूसरे देश के खिलाफ या दूसरे देश के सामने अपनी पूरी दरियादिली दिखाते हुए अपना 80% जल उस देश को देने को डिसाइड कर लिया हो। आप सभी जानते हैं, बार बार चर्चा होती रहती है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध पाकिस्तान के मुद्दे पर नहीं हो, जल के मुद्दे पर नहीं हो, और वह जल जो कि एक विश्व युद्ध का संभावित कारण है, वह उस पर पाकिस्तान की बढ़त हो गई। आगे अगर हम इस पे और चर्चा करें तो सिंधु जल संधि की अगर हम मात्रा देखें जो भारत ने पाकिस्तान को दिया, वैसा एक और एग्रीमेंट दुनिया में किया गया अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। आप सभी जानते हैं अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक नदी बहती है, कोलोराडो नदी। उसके जल विभाजन का एग्रीमेंट अमेरिका और मैक्सिको के बीच में हुआ 1944 में। इस सिंधु जल संधि से पहले ही हो चुका था, और उसमें अमेरिका ने जो जल मैक्सिको को दिया, भारत ने पाकिस्तान को उससे 90 गुना अधिक 90 टाइम्स मोर जल पाकिस्तान को दिया। सोचिए, अमेरिका मैक्सिको को जो जल दे रहा है, कोलोराडो नदी दोनों के बीच में सीमा बनाती है, उसके बावजूद मैक्सिको को बहुत कम जल दिया, और भारत ने उस जल संधि से 90 गुना अधिक जल पाकिस्तान को दे दिया। अब भारत ने इस बात की परिकल्पना ही नहीं करी जब वह एग्रीमेंट हो रहा था। तो जो भी एग्रीमेंट होता है वह भविष्य को देख करके होता है कि भविष्य की संभावनाएं क्या है, उसके आधार पर विभाजन होता है, चीजों का डिवीजन होता है। लेकिन भारत के सामने भारत ने यह नहीं सोचा कि भारत की जनसंख्या, विकास और जनसंख्या का दबाव भी भविष्य में आएगा। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या भी बढ़ी है, और विकास का भी दबाव बढ़ेगा। विकास में जब इंडस्ट्री लगती है तो उसको जल की आवश्यकता होती है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे जल की आवश्यकता होगी, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधन गंभीर संकट में भी आ सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज में सिंधु नदी तंत्र का अधिकांश पानी पाकिस्तान के साथ चला जाता है और लगातार पाकिस्तान को जा रहा है। और 2030 जल संसाधन सब एग्रीमेंट जो 2030 में एक रिपोर्ट आई है कि 2030 में जो जल संसाधन होंगे उसका क्या प्रभाव रहेगा, तो उसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अपने सिंधु नदी बेसिन में पानी की आपूर्ति और मांग के बीच 52% की कमी बनी हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया 2030 जल संसाधन समूह के रिपोर्ट में कि अभी जो भारत के पास जो सिंधु बेसिन में जल है उसका 52% कमी बनी हुई है। मतलब सिंधु नदी बेसिन में जो भारत का हिस्सा रहता है, उस हिस्से को जो जितनी जल की जरूरत है, हम उससे 52% कम जल उस क्षेत्र को दे रहे हैं। मतलब कि भारत का 52% जल काट करके पाकिस्तान को दे दिया जाता है। जरूरत जितने हैं उसको काट करके पाकिस्तान को दे दिया जाता है। तो इतना बड़ा दरियादिली भारत ने दिखाया कि भारत खुद को जल की कमी वाला देश बना चुका है और अधिकांश अधिशेष जल पाकिस्तान को देने पर एग्रीमेंट कर गया, उसके लिए सहमत हो गया। इस संधि के बारे में जम्मू कश्मीर को उसके इकलौते संसाधन से भी वंचित कर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पास बहुत अधिक नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। जम्मू कश्मीर या तो आप वहां जाकर के टूरिज्म इंडस्ट्री है या फिर जल संसाधन इंडस्ट्री है। लेकिन इस एग्रीमेंट ने जम्मू कश्मीर में बहने वाली तीनों प्रमुख नदियों का 80% से अधिक जल पाकिस्तान को देकर के जम्मू कश्मीर में ही जम्मू कश्मीर को जल की समस्या से प्रभावित कर दिया गया। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव भी पड़ा कि भारतीय राज्यों में अलगाव और रोष का कारण बन गया। जम्मू कश्मीर में लगातार समस्याएं बढ़ती रही, जलाभाव रहा जम्मू कश्मीर और पंजाब में, पानी की कमी रही। आप सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सतलज नदी का जल है और वहां से जो नहरें बहती हैं, उस नहर को लेकर के जल विवाद है। और पंजाब में अगर वह 3 नदियों का जल पंजाब के क्षेत्र में थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया जाता तो पंजाब जलाधिक्य वाला राज्य होता, न कि पंजाब एक सूखा प्रभावित राज्य होता। आज भी भारत का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि जल का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ जल की इतनी कमी है कि राजस्थान में बहुत दूर दूर तक महिलाएं पानी सर पर ढो करके लाती हैं खाना बनाने के लिए,
और हम अधिशेष जल, अपना एक 80% जल नदियों का पाकिस्तान को दे देते हैं। अगर उन नदियों का जल इन क्षेत्रों में मोड़ दिया गया होता तो आज यहां पर जो थार मरुस्थल का रीजन भारत में है वह कभी हरा भरा क्षेत्र भी हो सकता था। जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे के चलते बड़े पैमाने पर आक्रोश हुआ, क्योंकि जब नदियों का 80% जल पाकिस्तान को दिया जाने लगा तो जम्मू कश्मीर में बिजली बनने की काफी कमी हो गई। इससे वहां का जो विकास था वह भी प्रभावित रहा। जम्मू कश्मीर में जहां की जलाधिक्य है वहां पर 24/7 बिजली मिलनी चाहिए थी, यह आसान था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। वहां बिजली की कटौती लगातार जारी रही और जाड़े एक ठंडे प्रदेश में अगर बिजली की कटौती होती है तो लोगों का जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस परिस्थिति में भी जम्मू कश्मीर के जल को पाकिस्तान को दे दिया गया। बाद में इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बगलिहार और किशनगंगा ये 2 प्रोजेक्ट शुरू किए और झेलम और चेनाब नदी पर इन प्रोजेक्ट को चेनाब नदी पर शुरू किया गया ताकि चेनाब नदी पर बांध बना करके और भारत में बिजली पैदा की जा सके, ताकि उस क्षेत्र की जनसंख्या को पर्याप्त बिजली दी जा सके। तो इस पर भी पाकिस्तान ने आपत्ति जता दी और विश्व बैंक को इसके बारे में इंटरफेयर करने के लिए बोल दिया। पाकिस्तान विश्व बैंक में चला गया कि देखिए भाई आप मीडिएशन किए थे, भारत उस मीडिएशन का उल्लंघन कर रहा है। और विश्व बैंक ने किशनगंगा को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाकर के उस पर रोक लगवा दिया गया, किशनगंगा प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया। तो भारत अपने ही देश में अपने ही क्षेत्र से बहने वाली नदी के ऊपर बांध बना करके उसका जल जो कि जल विद्युत के रूप में उपयोग हो सकता था उसको उपयोग करने से वंचित हो गया। तो ये 2 ऐसी गलतियां थी जो कि भारत को रणनीतिक रूप से बहुत भारी पड़ी और ये दोनों गलतियां भारत को जो कि नहीं करनी चाहिए थी, भारत ने वैसी 2 गलतियां की। मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोग ये ओमान वाले मुद्दे को, भारत के बहुत कम बच्चे, क्योंकि एजुकेशन में भी इन सब चीजों को अवॉइड किया जाता है, इन सब चीजों को छोटी छोटी बातें मान ली जाती हैं, लेकिन जब आप विदेश नीति के बारे में अध्ययन करते हैं तो विदेश नीति में ये सब बातें छोटी नहीं होती हैं। सिंधु जल संधि यह कभी भी इसके सकारात्मक प्रयासों को तो बताया जाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट रहा जो कि दोनों देश के लिए ऐसा अनेक युद्धों के बाद भी यह जारी रहा और इसका कभी भी उल्लंघन नहीं हुआ। लेकिन यह नहीं बताया गया कि सिंधु जल संधि में भारत ने खोया क्या, विश्व बैंक किसके लिए काम कर रहा था। उसी तरीके से ओमान में जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट आज है वह जो भारत को मिलने वाला था वह खो करके भी भारत ने कितनी बड़ी गलती की कि आज वही ग्वादर पोर्ट भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। तो इतिहास इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इतिहास में हम ऐसी गलतियां या इतिहास की जो अच्छी बातें हैं और बुरी बातें हैं, जो गलतियां हैं और सही प्रयास है, दोनों को सीखते हैं कि ताकि भविष्य में इन गलतियों को दोहराया नहीं जा सके। और भारत ने ऐसी आजादी के बाद ऐसे 2 ब्लेंडर मिस्टेक किए जिनके बारे में आपकी जानकारी इवन बहुत सारे लोग इस पर कम बात करते हैं, इनकी जानकारी भी सीमित होती है। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को ऐसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों से, इतिहास के 2 महत्वपूर्ण मुद्दों से अपडेट कराया। ऐसे ही और रोचक मुद्दों से हम लगातार आपसे अपडेट होते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।